औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेब शाह है और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी पे है। इससे पहले हम थोड़ा सा हाइपरटेंशन को डिफाइन करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है। सो हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल से हायर होता है, और नॉर्मली हमें पता है कि 180 बाई 120 बाई 80 हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर इससे हमारे पास ज़्यादा हो और परसिस्टेंटली ज़्यादा हो तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हमारी डेली एक्टिविटीज़ में जब हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पेशली जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, तब हमारा ब्लड प्रेशर राइज होता है। और जब हम रेस्टिंग कंडीशन पे होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो एक्टिविटी से भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो राइज होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। सो हाइपरटेंशन हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसमें कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली हमारा ब्लड प्रेशर राइज हो। और ये हाइपरटेंशन जो है, इसी की वजह से हमारे जो मल्टी ऑर्गन्स हैं उसकी फेल्योर होती हैं, वो फेल हो जाते हैं। उसमें एक हमारे आईज पे इफेक्ट है हाइपरटेंशन का, और उसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी वो कंडीशन है जिसमें हमारे रेटिना के ब्लड वेसल्स इफेक्ट होते हैं, और रेटिना की ब्लड वेसल्स की डैमेजेस होती हैं, और उनसे हेमरेजेस निकलते हैं, उनसे एक्सुडेट्स निकलते हैं। वहाँ पे इस्कीमिया होता है, कहीं पे लीकेजेस होती हैं। तो इस टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे हाइपरटेंशन से रेटिनल डैमेजेस होते हैं और किस तरह वो उससे हेमरेजेस निकलते हैं। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, प्रेवेलेंस इसमें क्या है, मतलब कितने परसेंट लोगों में ये होता है, और पेशेंट को सिम्टम्स क्या फील होंगे, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स होंगे। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और साइंस पे हम बात करेंगे, और फाइनली हम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे कि इसकी मैनेजमेंट क्या है। So hypertensive retinopathy is the damage to retina caused by high blood pressure. या hypertensive retinopathy is retinal vascular damage caused by hypertension. या हम ये भी कह सकते हैं कि hypertensive retinopathy is a condition characterized by spectrum of retinal vascular signs and which and people with elevated blood pressure. मतलब वो लोग जिनमें परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर हाई हो, एलिवेटेड हो, तो उनमें रेटिना के ब्लड वेसल्स की जो डैमेजेस हैं उसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। और उसकी जो सारी कहानी है, सारे जो एक्सुडेट्स निकलते हैं, जो हमारे पास हेमरेजेस निकलते हैं, जो इस्कीमिया होता है, उसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। सो द डैमेज ऑफ रेटिनल ब्लड वेसल्स caused by high blood pressure is called hypertensive retinopathy. अब ये जो कंडीशन है हमारे पास, बेसिकली ये बायलेटरल होता है, क्योंकि ये सिस्टेमिक कंडीशन है। तो अगर इस कंडीशन से आईज इफेक्ट होंगे तो बायलेटरली का इफेक्ट होंगे, और सिमेट्रिकल होंगे, मतलब दोनों आईज में सेम टाइप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। तीसरा पॉइंट है स्मॉल ब्लड वेसल डिजीज। जिस तरह हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी में डिस्कस किया था कि स्पेसिफिकली कैपिलरीज की डिजीज है, वो कैपिलरी के डिसऑर्डर है वो, इसी तरह हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का इफेक्ट भी ज्यादातर कैपिलरीज पे होता है। और ये जो है हमारे पास एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी होता है।
अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास हिस्ट्री क्या है, सिम्टम्स क्या है। तो ये उस पेशेंट को होगा जिसको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होगी, और हाइपरटेंशन जो है ये एसिम्प्टोमेटिक है, इसके मतलब एज सच कोई सिम्टम्स नहीं आते। इसी तरह हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जो है ये भी एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन जब हम आईज एग्जामिनेशन करते हैं तब हमें पता चलता है, एक क्लू हमें मिलता है कि पेशेंट को सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है और उसी वजह से रेटिनल ब्लड वेसल्स की डैमेजेस हुई हैं। अब हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की प्रेवलेंस क्या है? So this is the second most common retinal vascular disease. दूसरी सबसे कॉमन डिजीज है ये, और इसमें टू टाइप्स है। एक है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन जो 160/90 होता है या इससे ज्यादा होता है, और एक है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो 240/140 mmHg होता है। ये जो कंडीशन है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये कम लोगों में होता है, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स होते हैं और ये इसके जो आईज पे डैमेजेस आते हैं वो बड़े सीवियर होते हैं। और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जो है ये 4 to 10% के लोगों में पाई जाती है। अब हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की वजह से क्यों हमारे आईज पे इफेक्ट क्यों पड़ता है। So the primary response to hypertension is vasoconstriction. जब ब्लड प्रेशर राइज होता है तो जो आईज में ब्लड वेसल्स हैं उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है, वो तंग हो जाते हैं। जब वो तंग हो जाते हैं तो उसकी जो ऑटो रेगुलेशन है, जो वहां से ब्लड वेसल से नॉर्मली न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उससे मतलब जो हमारे ब्लड में मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो ब्लड वेसल्स फिर टिश्यूज को देता है और उसकी एक ऑटो रेगुलेशन है। वो उसमें एक स्पेसेस हैं और वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के वो हैं और वो टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। लेकिन जब ये ब्लड वेसल्स जो है जब इसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती हैं तो ये स्पाज्मेटिक हो जाते हैं। जब ये स्पाज्मेटिक हो जाते हैं तो इनके जो वाल है, वेसल्स के जो वाल है वो थिक हो जाते हैं। जब वो थिक हो जाते हैं तो उससे फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते टिश्यूज को, तो टिश्यूज की इस्कीमिया हो जाता है। दूसरे पॉइंट ये है कि जब इससे पास नहीं होती न्यूट्रिएंट्स तो ब्लड वेसल्स में प्रेशर और भी राइज हो जाता है। जब और भी राइज हो जाता है तो फिर इससे लीकेजेस, एबनॉर्मल लीकेजेस होती है, और उन एबनॉर्मल लीकेजेस से हमारे पास हेमरेजेस रिजल्ट करते हैं। रिस्पांस में हेमरेजेस निकलते हैं, एक्सुडेट्स निकलते हैं, कहीं पॉइंट्स पे रेटिना की इस्कीमिया हो जाता है। तो ये इसके साइंस होते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि अ डिजीज ऑफ रेटिनल माइक्रोवास्कुलेचर, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन एंड द ट्यूनिका एंटिमा ऑफ मीडियम एंड लार्ज आर्टरीज। ट्यूनिका एंटिमा जो है ब्लड वेसल्स की सबसे इनरमोस्ट लेयर, एंडोथेलियम जो है, तो वो सबसे इंटरमोस्ट लेयर है और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है। रिडक्शन इन द ल्यूमन साइज ऑफ दीज वेसल्स, जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है और ये जो ब्लड वेसल्स के वाल हैं जब ये हमारे पास पाज्मेटिक हो जाते हैं तो ये ल्यूमेन साइज जो ब्लड वेसल के अंदर वाली खाली स्पेसेस होते हैं, खाली जगह हैं, वो कम हो जाती हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस causes a breakdown in auto regulation. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जब हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं या किसी मतलब जैसे ये इसके स्पेस कम हो गई तो इसके अब ब्लॉकेज के ज्यादा चांसेस हैं। तो जो ऑटो रेगुलेशन है, जो ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो ये सारी ब्लड वेसल्स इसी के लिए हैं कि टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सके, तो अब वो ऑटो रेगुलेशन नहीं होगी, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। So the high pressure in the arterioles are transmitted and to the capillaries.
तो वही हाई प्रेशर जो आर्ट्रियोल के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं ज्यादा, और कैपिलरीज के उतने थिक नहीं होते, तो इफेक्ट जो है वो कैपिलरीज पे ज्यादा प्रोनाउंस होता है। सो कैपिलरी क्लोजर और हेमरेजेस अकर। तो हमारे पास कैपिलरी से जो है हेमरेजेस होंगे, वो क्लोजर भी उसका होगा, हेमरेजेस भी होंगे, और कैपिलरीज की डैमेजेस होंगे। जब डैमेजेस होंगे तो हमारे जो के ब्लड वेसल्स हैं उससे हेमरेजेस निकलेंगे, एक्सुडेट्स निकलेंगे, बाकी जो कंटेंट्स हैं वो निकलेंगे, और वो सारी चीजें एबनॉर्मली निकलेंगी, और वो जो है हमारे रेटिना को डैमेज कर सकते हैं। वहां पे रेटिना जो है, कहीं पे रेटिनल इस्कीमिया होगा, कहीं पे हेमरेजेस होंगे, कहीं पे एक्सुडेट्स होंगे, तो रेटिना की जो ट्रांसपेरेंसी है वो खराब हो जाएगी और विजन डाउन हो जाएगी। ऐसे पेशेंट में अगर हम फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के पेशेंट में हमें क्या मिलेगा? तो सबसे पहला पॉइंट है आर्टीरियोलर नेरोइंग, मतलब आर्टरीज जो है वो नेरो हो जाएंगे, और ये साइन हमें फंडोस्कोपी में बड़ा क्लियर नजर आता है। ग्रेडेड 1 to 4 डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ नेरोइंग। हमारे जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है इसके 4 ग्रेड्स है। ग्रेड 1 जो है वो सीवियर नहीं है, इनिशियल ग्रेड है, लेकिन ग्रेड 4 जो है वो बड़ा सीवियर ग्रेड है, आगे हम डिस्कस करेंगे। आर्टीरियोलर वेनस नेपिंग, कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स एट क्रॉसिंग पॉइंट्स। हमारे जो आर्टरीज हैं वो वेन्स के ऊपर आए हैं, तो जब आर्टरीज वेन के ऊपर आए हैं तो जिस पॉइंट पे ये वेन को क्रॉस करते हैं वहां पे ये वेन को कंस्ट्रिक्ट करता है, प्रेस करता है, और इसको हम आर्टीरियोलर वेनस नेपिंग कहते हैं। तो ये साइन भी हमें फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मिलेगा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के पेशेंट में। इसके अलावा कॉटन वूल स्पॉट्स ऑन द रेटिना ड्यू टू इस्केमिक चेंजेस। अगर कॉटन वूल स्पॉट्स जो है ये हमें ऐसे सॉफ्ट एक्सुडेट्स नजर आते हैं, और ये इस्कीमिया की वजह से होते हैं। एक होते हैं डॉट ब्लॉट हेमरेजेस, वो जो है वो लीकेजेस की वजह से होते हैं और वो डीप रेटिना में होते हैं। एक होते हैं फ्लेम शेप हेमरेजेस, वो सुपरफिशियल रेटिनल नर्व फाइबर लेयर पर होते हैं। तो ये जो कॉटन वूल स्पॉट्स हैं ये इस्कीमिक रेटिना पे होंगे, और इसमें हमारे पास ये जो इसके, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वो उतने डिमार्केटेड और क्लियर नहीं होंगे, और इसको हम सॉफ्ट एक्सुडेट्स भी कहते हैं। इसके अलावा फ्लेम शेप हेमरेजेस होंगे और पेपिलेडीमा होगा, डिस्क का एडीमा होगा। तो ये जो हेमरेजेस हैं फ्लेम शेप, ये हमारे पास सुपरफिशियल रेटिना पे, मतलब नर्व फाइबर लेयर पर होते हैं, और पेपिलेडीमा भी होगा, क्योंकि अब वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी है तो वेसल से लीकेजेस होंगे, मुख्तलिफ फ्लूइड निकलेंगे, एक्सुडेट्स निकलेंगे, हेमरेजेस निकलेंगे, और वो फिर सारे वो हेमरेजेस जो हैं कहीं पे वो हमारे पास येलो एक्सुडेट्स के शेप में होते हैं, कहीं पे रेड या डार्क रेड शेप कलर में हेमरेजेस की शक्ल में होते हैं, और कहीं पे ये जो फ्लूइड निकलते हैं ये हमारे डिस्क की एडीमा करते हैं, इसको हम पेपिल एडीमा कहते हैं। अगर इस पिक्चर में हम देखें तो ये येलो येलो स्पॉट्स हैं जो हमारे पास हार्ड एक्सुडेट्स हैं। इसी तरह अगर फ्लेम शेप हेमरेजेस को हम देखें, यहाँ पे फ्लेम शेप सुपरफिशियल हेमरेजेस हैं, सुपरफिशियल रेटिना पे है, और एक हमारे पास डीप हेमरेजेस होते हैं, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस जिसको हम कहते हैं, और एक कॉटन वूल स्पॉट्स है, सॉफ्ट हेमरेजेस जो हमारे रेटिना के सरफेस पे है। और ये जो है ये रेटिनल इस्कीमिया की वजह से होते हैं, जिन पॉइंट्स पे जो कैपिलरी ब्लॉक हैं और रेटिना को सप्लाई नहीं दे सकते न्यूट्रिएंट्स का, तो वहां पे इस्कीमिया होगा। ये हमारे पास हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के ग्रेड 4 का पिक्चर है। इसमें फ्लेम शेप हेमरेजेस भी हैं यहाँ पे हमारे पास कॉटन वूल स्पॉट्स हैं, ये येलोविश। इसी तरह हमारे पास हार्ड एक्सुडेट्स हैं, ये छोटे छोटे, और इसी तरह डिस्क जो है, डिस्क का एडिमा हुआ है हमारे पास। नॉर्मली डिस्क जो है वो येलो
या पेल कलर का होता है जिसका मार्जिन जो है क्लियर नजर आता है, लेकिन यहाँ पे इसका एडिमा हुआ है, इसी वजह से मार्जिन जो है पूरे ब्लर है, बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और साइंस क्या है। तो ऑप्थेल्मोस्कोपी या फंडोस्कोपी से जब हम देखेंगे और नॉन मैलिग्नेंट रेटिनोपैथी हो, एक है मैलिग्नेंट रेटिनोपैथी, एक है नॉन मैलिग्नेंट रेटिनोपैथी। तो नॉन मैलिग्नेंट में हमारे पास उतने सीवियर चेंजेस नहीं होते, साइंस नहीं होते। मैलिग्नेंट में बड़े सीवियर साइंस होते हैं, क्योंकि मैलिग्नेंट इसीलिए क्योंकि ड्यूरेशन के साथ साथ वो और भी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी और भी सीवियर हो जाता है, जिसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। तो नॉन मैलिग्नेंट रेटिनोपैथी में क्या होगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस फ्रॉम क्रोनिक डिजीज, फिर फोकल एंटीरियर एटेरियोलर नैरोइंग। डायबिटिक और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में हमें फर्क ये नजर आएगा कि हमारे पास हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में आर्टेरियोलर नैरोइंग होती है, सिल्वर कलर अपीयरेंस या कॉपर कलर अपीयरेंस होती है, आर्टेरियो वेनस नेपिंग होता है। इसके अलावा हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है उसमें हमारे पास न्यू मस्कुलराइजेशन होंगी, जो ज्यादातर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में नहीं होता। तो चेंजेस और डिफरेंसेस जो हैं वो ये हैं। इसी तरह नीचे साइन जो है आर्टेरियोलर कलर चेंजेस, कभी सिल्वर कलर अपीयरेंस देगा, कभी मतलब कॉपर कलर। तो इसके अलावा वेसल स्क्लेरोसिस भी होगा, वेसल्स की जो वॉल्स है वो थिक हो जाएंगे और जो अंदर स्पेस है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास टॉर्चिसिटी ऑफ द रेटिनल आर्टियोल, जो आर्ट्रियोल्स है उसके जो वो टॉर्चस हो जाएंगे। टॉर्चस मतलब स्ट्रेट नहीं रहेंगे, वो स्पाइरल लाइक टॉर्टेड हो जाएंगे। And not in itself a sign of hypertensive retinopathy. Segmental arteriolar tortuosity is such a sign commonly found in the nasal retina. ये हमें nasal retina में ज्यादातर मिलता है फंडोस्कोपी के एग्जामिनेशन से। Almost 80% of patients with hypertension do not show tortuosity. ज्यादातर पेशेंट में ये नहीं होता, लेकिन जो कुछ पेशेंट्स में होता है वो नेजल रेटिना में ज्यादातर पाया जाता है। अब अर्ली मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में क्या होगा, जो मतलब मैलिग्नेंसी जिसकी शुरू हो जाए तो उसमें हमारे पास डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस होंगे, जो डीप रेटिनल हेमरेजेस हैं, जो क्लियर हार्ड हेमरेजेस है। इसके अलावा हार्ड एंड सॉफ्ट एक्सुडेट्स होंगे। इसके अलावा डिफ्यूज एंटीरियोलर नर्विंग होगा एंड आर्टेरियो वेनस क्रॉसिंग डिफेक्ट। ये अर्ली मैलिग्नेंसी में हमारे पास ये सारे साइंस होंगे। अब एडवांस में क्या होगा, एडवांस मैलिग्नेंसी में हमारे पास क्या होगा, तो पेपिलेडीमा होगा, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में हमें डिस्क बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, डिस्क जो है वो एडिमेटस है। इसके अलावा मैकुलर स्टार, अगर इस पिक्चर में देखें हम, तो ये जो एक्सुडेट्स हैं ये ऐसे आए हैं जैसे मैकुला से कोई स्टार बन गया है। ये सारे एक्सुडेट्स हैं, लेकिन मैकुला और डिस्क इफेक्टेड है। तो अगर किसी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें ये मिले तो ये फाइनल ग्रेड ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ये सीवियर स्टेज है और ये मेडिकल इमरजेंसी है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेड्स हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के, और ये टोटल 4 ग्रेड हैं। इसमें ग्रेड 1 में अगर हम देखें तो ग्रेड 1 में हमारे पास मिनिमल नैरोइंग ऑफ द रेटिनल आर्टरीज, जो नॉन मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में होता है। मतलब ये कि ये ग्रेड 1 जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है इनिशियल ग्रेड है, और इसमें इतने ज्यादा हमारा वो नहीं होता, साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते रेटिनल। ग्रेड ग्रेड 2 में अगर हम देखें तो नेर्विंग ऑफ रेटिनल आर्टरीज इन कंजंक्शन विद रीजन ऑफ फोकल नेर्विंग एंड आर्टेरियो वीनियस नेपिंग। इसमें हमारे साथ नेर्विंग ऑफ ब्लड वेसल्स भी होते हैं,
लेकिन उसके साथ आर्टीरियो वीनस निपिंग भी होता है, जो आर्टरी वेन के ऊपर आया है और उसको प्रेस किया है, तो ये वो वाले साइंस भी होते हैं। और नॉन मैलिग्नेंट, ये भी कंडीशन, इसको हम नॉन मैलिग्नेंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें भी साइंस इतने ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए ये नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन है। फिर मैलिग्नेंट में क्या हो जाता है, सो एबनॉर्मेलिटीज सीन इन ग्रेड 1 एंड 2 एज वेल एज रेटिनल हेमरेजेस, हार्ड एक्सुडेशन एंड कॉटन वूल स्पॉट्स। जब ये सारे साइंस आ जाए, जब ये सारे हेमरेजेस और वहां पे ये पाए जाए, तो बेसिकली ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है। और ये इसकी ड्यूरेशन जो है, ज्यादा ड्यूरेशन इसने ली है, तभी ये जो साइंस है ये एडवांस हुए हैं और सिवियरिटी में आए हैं। इसके अलावा ग्रेड 4 में हमारे पास, ग्रेड 4 में यहाँ पे अगर हम देखें, तो ग्रेड 4 में एबनॉर्मेलिटीज इनकाउंटर्ड इन ग्रेड 1 थ्रू ग्रेड 3 एज वेल एज स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड एंड मैकुलर स्टार, दिस इज द लास्ट ग्रेड। और इसमें हमारे पास ऑप्टिक नर्व एडिमा होता है, जिसको हम पेपिलेडिमा कहते हैं, और मैकुलर स्टार, मैकुला पे एक्सुडेट्स इतने होते हैं कि वहां पे एक स्टार लाइक पैटर्न बनाया होता है। और ये सारी सेवियरिटी, दिस इज द एड स्टेज ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। तो ये मैलिग्नेंट है, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 मैलिग्नेंट कंडीशन है, एंड ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 आर नॉन मैलिग्नेंट, जिसमें इतने साइंस नहीं होते। अब यहाँ पे अगर हम ग्रेडिंग में देखें, सो ग्रेड 1 आर्टीरियोलर थिकनिंग, टॉर्चेसिटी एंड इंक्रीज रिफ्लेक्टिवनेस, सिल्वर वायरिंग, ठीक है। तो ये ग्रेड 1 है, यहाँ पे हमारा फंडस जो है इतना डैमेज नहीं है, इतना डिसरप्टेड नहीं है, सिर्फ वेसल की टॉर्चेसिटी है, और यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्टिवनेस है, सिल्वर वायरिंग की तरह हमें नजर आता है। ग्रेड 2 में अगर हम देखें, तो ग्रेड 1 वाले कंडीशन भी होंगे, और साथ में कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स एट आर्टीरियल क्रॉसिंग्स, वेन भी कंस्ट्रिक्टेड होंगे, जहां पे आर्टरीज उसके ऊपर क्रॉस हुए हैं, तो निपिंग भी हुई है, निपिंग, इस कंडीशन को, इस साइन को हम निपिंग कहते हैं। ग्रेड 3 को अगर हम देखें, तो ग्रेड 2 तक के सारे साइंस होंगे, लेकिन इसके साथ रेटिनल इस्कीमिया भी होगा, और उसी वजह से हमारे साथ फ्लेम शेप हेमरेजेस भी होंगे, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस होंगे, एंड कॉटन वूल स्पॉट्स अगर यहाँ पे हम देखें। बेसिकली ये पिक्चर इतना जूम नहीं है, नहीं तो इसमें साइंस जो है ये हमें क्लियर है। अब ग्रेड 4 में हमारे ग्रेड 3 तक है, और पेपिलेडिमा एंड मैकुलर स्टार, ये देखिए बिल्कुल बड़े बड़े हमारे पास एक्सुडेट्स हैं, और ये पेपिलेडिमा है। यहाँ पे टॉर्चुसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स है, सिल्वर एंड कॉपर वायरिंग है, निपिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स है। तो ये हमारे 4 ग्रेड ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के हैं। अब मैनेजमेंट क्या है इस कंडीशन की, तो हमें पता है कि ये सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से काज हुआ है। तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग हाइपरटेंशन, द लीजन विल रिजॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट करें, मेडिकल इमरजेंसी है, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट करें, तो ये जो लीजन है ये रिजॉल्व हो जाएंगे, और इसके साथ साथ इसकी विट्रेक्टोमी भी करते हैं सर्जिकली, इसके और प्रोसीजर भी है। लेकिन अगर हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, तो ही ये कंडीशन हमारा सॉल्व हो सकता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी नॉन अर्जेंट रेफरल, इतना वो अर्जेंट नहीं है, लेकिन रेफरल चाहिए। ग्रेड 3 हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी मोर अर्जेंट रेफरल, एंड ग्रेड 4 hypertensive retinopathy patient is in medical crisis, this patient needs immediate referral to a hospital eye casualty department, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे सीवियर कंडीशंस हैं, तो ये इमरजेंसी केस है, और ये इसकी डायरेक्ट कैजुअलिटी में इसकी रेफरल जरूरी है। ये हमारी मैनेजमेंट है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की, और ये हमारा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का लेक्चर था। सो थैंक यू सो मच फॉर योर attention and for your timing.